विक्रांत से बात करने के बाद आराध्या धम से बेड पर जा बैठी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। क्या मैं जो कर रही हूँ वह सही है? जैसे वह खुद में ही बड़बड़ा उठी। पर तभी उसे बीती सारी बातों का ख्याल आया और वह खुद में बोल उठी, शायद यही सही है हम सबके लिए, विक्रांत के लिए, मेरे लिए और तान्या के लिए। मैं विक्रांत से बहुत प्यार करती हूँ। विक्रांत के अलावा कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं। पर जब वही मेरा नहीं तो यहाँ सब तो सारी बातें बेबुनियाद सी हैं। ऐसी ही अनगिनत बातें पूरे दिन चलती रहीं और कब 1 बज गए उसे पता भी नहीं चला। बेटा दरवाज़ा खोलो, अभी तक सो रही हो क्या? पूनम जी, वर्षा की मम्मी दरवाज़ा खटखटाते हुए बोल उठीं। जी जी आंटी, उसने अपने दुपट्टे को संभालते हुए दरवाज़ा खोलते हुए कहा। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी आराध्या? उनके यह पूछने पर आराध्या थोड़ी देर तक तो खामोश सी रही, पर फिर कहा, जी आंटी, और सॉरी, मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए थी और मैं यहाँ रूम में। और ये कहकर आराध्या ने धीमे से अपनी नज़रें नीचे कर लीं। कोई बात नहीं, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, लंच मैंने रेडी कर दिया है। जी, आराध्या हल्के से मुस्कुराते हुए बोली और फिर नहाने के लिए वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद आराध्या नहाकर टॉवल लपेटकर बाथरूम से निकली और फिर अपने बालों को झाड़ने लगी। अब वह टॉवल सुखाने के लिए जैसे ही छत पर पहुंची कि पूनम जी को कपड़े सुखाने के लिए डालते देख वह उन्हें देख मुस्कुरा दी, जिस पर पूनम जी ने भी मुस्कुराते हुए उसके गाल को छुआ और उसे जल्दी ही खाने के लिए नीचे आने को कहकर चली गईं। इधर वह छत में ही लगी झूले पर बैठी हुई थी। घड़ी में दिन के 3 बजने वाले थे। पूनम आंटी 2 बार आवाज़ लगा चुकी थीं, पर वह तो बेचैन इस बात से थी कि आखिर विक्रांत को कहना क्या है। एक बार तो वह तय कर चुकी थी कि उसे विक्रांत से कोई बातें नहीं करनी है, तो वहीं उसके दिल को यह भी जानने की बेचैनी थी कि जब विक्रांत की ज़िंदगी में पहले से कोई है तो उसने उसके पूछने पर भी बताया क्यों नहीं? क्यों उन ख्वाबों को सजाने से रोका नहीं जो उसके टूटने की वजह सी बन रही है? वह अपने ख्यालों की दुनिया में ही खोई हुई थी जब उसके फ़ोन में विक्रांत का कॉल आने लगा। पहले तो थोड़ी देर तक वह अपने फ़ोन को एकटक देखती रही, जिसके कारण पहली बार में कॉल मिस भी हो गया। पर अब जब दूसरी बार में जैसे ही उसने कॉल रिसीव की कि उसे विक्रांत की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, कैसी हो आराध्या? आराध्या जिस आवाज़ को अब तक कई दफ़ा सुन चुकी थी, न जाने आज क्यों उसे ये आवाज़ अनजानी सी लगने लगी। थोड़ी देर तक तो वह खामोश सी रही, पर फिर उसके बार बार हेलो कहने पर आराध्या अपने दिल के जिस गुबार को दबा कर रखी हुई थी वह जैसे फट पड़ा और वह सीधे विक्रांत से बोल उठी, क्या आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है? हाँ, विक्रांत ने कहा तो आराध्या के होंठ काँप उठे और वह भारी आवाज़ में पूछ बैठी, कैसी फीलिंग्स है विक्रांत? आराध्या का दिल यह कहते हुए जैसे रोसा उठा था। इधर आराध्या को विक्रांत की गहरी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी और वह कह उठा, मैंने कभी कहा नहीं, कल भी कह नहीं सका, पर कुछ स्पेशल सी। विक्रांत के कहते ही आराध्या ने एक झटके में अपनी आंखें बंद कर लीं और 2 बूंद आंसू उसके गालों से लुढ़कते हुए गिर पड़े। बोलो आराध्या, तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो, फिर क्यों सुबह सुबह ऐसी बात कर रही थी? काश विक्रांत मैं ये कह पाती, पर शायद अब और खुद को तकलीफ़ नहीं देना चाहती। कैसी तकलीफ़? विक्रांत ने यह कहने पर आराध्या बोल उठी, उसको छोड़ो, ये बताओ ये तान्या कौन है? तान्या? ये नाम सुनते ही मानो विक्रांत के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। वह एक पल को सन्न सा रह गया। उससे कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। बोलो विक्रांत, तान्या सामंत वह लड़की है ना जिससे तुम? आराध्या अब जब अपनी आवाज़ में भारीपन लिए दर से खरा उठी तो विक्रांत आखिरकार बोल उठा, तान्या मेरी गर्लफ्रेंड है। और मैं कौन हूँ विक्रांत? ये कहते हुए आराध्या की आंखें नम थीं। सॉरी, प्लीज़ सब भूल जाओ, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। दोस्त? आराध्या व्यंग कसते हुए कह उठी, अगर दोस्त ही बनाना था तो अभी जब मैंने पूछा तो स्पेशल क्या था? फिर रोका क्यों नहीं उस वक्त जब तुमसे अपने दिल की बात कह रही थी? मैंने साफ शब्दों में तुमसे अपनी फीलिंग्स के बारे में कहा था, तो कहा क्यों नहीं कि मेरी देखी सारी ख्वाब बेबुनियाद हैं? आराध्या कहती जा रही थी और इधर विक्रांत खामोश सा था और आखिरकार विक्रांत ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए चिड़चिड़ाते हुए कहा,
तुम में बचपना है आराध्या, और कुछ नहीं। पहले तो वर्षा के बहाने मुझसे बातें करती हो और फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही इतनी फ्रेंडली हो जाती हो कि कहना ही क्या। ओह, तुमने तो अपने दिल की बातें भी कह दी, पर रियल प्यार ऐसा नहीं होता। और ऑनलाइन पागल हो क्या? बस कह दिया मिलने चली आओ तो आ गई। रत्ती भर की दिमाग भी है तुम में? छोटी बच्ची हो क्या जो लॉलीपॉप हाथ में थमाया नहीं कि उसे अपना समझने लगती हो? और एक बात, कहाँ तुम कहाँ मैं। हाँ, मैं मानता हूँ तान्या वाली बात छुपाई। मेरा और उसकी लड़ाई चल रही थी और उस समय ही तुम आई। मैं भी देखना चाहता था आखिर वह लड़की है कौन। और पूछा था ना तुमने कैफ़े में तुम मुझे कैसी लगी, तो सुन पाओगी तो सुन लो। तो मुझे पसंद नहीं आई। कोई सूट पहनकर आता है क्या डेट पर? और ऊपर से तुम्हारा रंग सांवला और रहन सहन। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम विक्रांत पाटिल की कुछ भी बन पाओगी? अरे, जो मैंने तुमसे इतनी बातें की हैं ना, कि उसे मेरी मेहरबानी समझ लेना। आराध्या चुपचाप सुनती जा रही थी। उसके दिल को ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके दिल को छलनी कर दिया हो। एक छलावा हो तुम मेरे लिए सिर्फ। कैसा छलावा? आराध्या का सब्र जैसे जवाब देने लगा था। तुम्हें क्या लगता है कैफ़े में तान्या खुद ही आई थी? उसे मैसेज कर मैंने बुलाया था। मैं चाहता था वह तुम्हें देखकर जेलस फील करे, पर उल्टा घर आने के बाद तो उसने मेरा ही मजाक बना दिया कि मेरी पसंद कब से ऐसी होने लगी। एक खुशखबरी है, तान्या और मैं फिर से साथ आ गए हैं। और जहाँ तक तुम्हें कॉल करने का सवाल है, तो वह सिर्फ इसलिए कि सुबह तुमने कहा था ना तुम सब खत्म करना चाहती हो। तो मैं चाहता था कि कोई विक्रांत को छोड़े, ऐसा कभी हुआ नहीं। और स्पेशल वाली बात इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें इमोशनली तोड़ देना चाहता था। तो मिस आराध्या देशमुख, अपनी औकात समझ आ गई है या फिर कुछ और सुनना अभी बाकी है? विक्रांत ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। शुक्र करो मैंने तुम्हें छुआ नहीं, वरना तुम मेरे लिए इतनी पागल हो ना कि आगे तो खुद ही समझ सकती हो। यह सुनकर आराध्या सन्नसी थी। विक्रांत की सोच ऐसी भी हो सकती है, उसने जैसे सोचा ही नहीं था। पर उस मन का क्या जिसे तुमने कहीं का नहीं छोड़ा? विश्वास का क्या जो शायद ही दोबारा कर पाऊँ? अब आराध्या ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, एक और मेहरबानी करोगे? बोलो। कभी वर्षा से कहना मत कि हमारी बातें भी हुई हैं। वह तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती है और आई होप उसकी दोस्ती का मान रख लोगे तुम। और कुछ बोलना है? विक्रांत ने बेरुखी से कहा। तो आराध्या बोल उठी, तुमने कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ा। इधर शाम के 4:30 बज रहे थे। आसमान में काले बादल घिर आए थे। कॉल कट चुका था, पर आराध्या न जाने क्यों एकटक उस फ़ोन को देखे जा रही थी। और तभी अचानक से वह अपने घुटनों को मोड़े छत पर बेबसी से बैठ गई और आसमान में देखते हुए चीख उठी, विक्रांत। बादलों की गर्जना के साथ ये आवाज़ें तो दब चुकी थीं, पर उन आंसुओं का क्या जो अब वर्षा की बूंदों के साथ गाल से लुढ़कते हुए ज़मीन पर गिर पड़े थे। तो वहीं विक्रांत के घर में आराध्या और उसके हाथों लगे मोगरे के फूल भी जैसे आंधी तूफान में झरने से लगे थे। बारिश जोरों से हो रही थी और उस पर बादलों की गर्जना देख किसी का भी हृदय कांप जाए। ऐसा लग रहा था जैसे पुणे में इससे ज़्यादा बारिश कभी हुई ही नहीं हो। इस माहौल में जहाँ आंधी तूफान और इस डरावने भरे माहौल से दूर सभी लोग घर में दुबके हुए थे। कोई इन आंधी तूफान की परवाह किए बिना सुनसान सड़क पर चलती जा रही थी। उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर हाँ, उसकी बोझिल चाल जैसे उसके जीवन में छाई उदासी को बखूबी बयां कर रहे थे। और तभी अचानक ही बिजली कड़की और उसका चेहरा साफ साफ दिखने लगा। यह और कोई नहीं, आराध्या थी। चलते चलते आराध्या थक चुकी थी, बारिश की बूंदों से भीग चुकी थी। साथ ही उसे याद आ रहा था वह पल जब वह छत में घुटनों के बल बेबसी से बैठी थी। और तभी कुछ सोचकर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और हड़बड़ी में छत से उतरते हुए बाहर की ओर चली गई थी। मुझे जीना ही नहीं है, वह जैसे खुद में पड़बड़ा उठी। इस वक्त वह चलते चलते मुला मुठा नदी के पुल पर आ पहुंची थी। पानी का उफान काफ़ी तेज था। अब वह हौले से पानी में अपनी परछाई देखने लगी और अपने चेहरे पर हाथ घुमाते हुए कहा, क्या सांवलेपन और सादगी वाले रहन सहन का तुम्हारा इस तरह मजाक बनाना ठीक था? मैंने आज तक नहीं सोचा इन सब के बारे में, पर आज ऐसा लग रहा है
जैसे मेरे कॉन्फिडेंस की तुमने धज्जियां ही उड़ा दी हों। क्या सांवलापन और सादगी कोई अभिशाप है? क्या मेरे इमोशंस कोई मजाक हैं? इतना कहकर वह पुल पर अपने घुटनों के बीच अपने चेहरे को छिपाए सिसक सी उठी। वह काफ़ी देर तक रोती रही, इतना कि उसे टाइम तक की खबर नहीं रही। बारिश अब तक थम चुकी थी, पर उसके दिल का शोर नहीं। तभी अचानक वह फिर से पानी को देखने लगी और फिर बिना एक मिनट भी समय गंवाए उसने नदी में छलांग लगाने का फैसला कर लिया। आई बाबा, मुझे माफ़ करना। कुछ देर बाद डोरबेल की आवाज़ सुनकर जैसे ही वर्षा ने हड़बड़ी में दरवाज़ा खोला कि बारिश में पूरी भीगी कांपती आराध्या को देख वह सिहर सी उठी और उसे गले से लगा लिया। कहाँ थी तू? आराध्या इस वक्त एक पतले ब्लैंकेट से खुद को ढाके कांपते हुए कॉफ़ी पी रही थी जब वर्षा ने उससे पूछा। माँ ने कहा तुमने आज लंच भी नहीं किया। भूख नहीं थी? आराध्या नज़रें चुराते हुए कह उठी। झूठ मत बोलो। वर्षा अपनी कमर पर हाथ रखते हुए उसके सामने आकर बोली। तो आराध्या ने छींकते हुए कहा, मैं पागल हो गई थी इसलिए बारिश में भीगने चली गई। और तेरा फ़ोन? वर्षा के ये कहते ही आराध्या का दिल जोरों से धड़क उठा और वह सोचने लगी आखिर उसने फ़ोन कहाँ रख दिया। अब वह बेचारगी से वर्षा को देखने लगी कि वर्षा ने पूरी भीगी फ़ोन उसके सामने रखते हुए कहा, पागल, छत पर भूल गई थी। थैंक यू। आराध्या ने झट फ़ोन उसके हाथ से लेते हुए कहा कि वर्षा बोल उठी। थैंक यू मुझे नहीं, माँ से कहना। आराध्या के लिए कुछ कपड़े अलमारी से निकालते हुए। उन्हें तेरा फ़ोन मिला तो था, पर तू नहीं। पागल, हम सब कितना डर गए थे। अंकल आंटी का कॉल भी आया था। वे दोनों तेरे बारे में पूछ रहे थे। बात कर लेना उनसे। इतना कह वर्षा बाहर चली गई। अब आराध्या कपड़े बदलने लगी। साथ ही उसके सामने वह पल घूम सा आया जब उसने पुल से कूदकर जान देने की चाही थी। पर फिर तभी उसके सामने बचपन के पल, मम्मी पापा, दोस्तों की छवि सी उभर आई। इन सब की याद आते ही उसकी कूदने की हिम्मत जवाब दे गई और वह घर की ओर लौट आई। अगली सुबह आराध्या रात ही में वर्षा से अपने आज ही नागपुर वापस जाने के बारे में बोल चुकी थी। वर्षा चाहती थी वह कम से कम कुछ दिन रुके, पर आराध्या तो जैसे जिद में अड़ी हुई थी। बेशक वर्षा को लग रहा था जैसे आराध्या उससे कुछ छिपा रही है, पर आराध्या ने उसे कह दिया था ऐसा कुछ नहीं है। वर्षा आराध्या को स्कूटी पर बिठाकर बस स्टेशन के लिए निकली ही थी कि आराध्या की नज़र विक्रांत के घर की ओर चली गई। पर वह यह देखकर सन्न सी रह गई कि उस आंधी में उसके और विक्रांत के लगाए मोगरे का पेड़ भी बच न सका और वह लुढ़क सा चुका था। शायद इसका वजूद भी इतना ही था जितना हम दोनों की मुलाकात का, आराध्या मन ही मन कह उठी। वे दोनों जब एक मोड़ के पास से गुजर रहे थे, आराध्या की नज़रें अनायास ही एक दूजे में उलझे विक्रांत और तान्या पर चली गई। पर फिर उसने तुरंत ही अपनी नज़रों को दूसरी तरफ मोड़ दिया। नियत समय पर बस मुड़े से चल पड़ी थी। जितना आराध्या का मन यहाँ आने से पहले खुश था, उतनी ही बेबसी और बेचैनी इस वक्त उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। मेहरबानी नहीं, तुम्हारा प्यार मांगा है। तुम्हें मंजूर था तभी तो यार मांगा है। बस में बजते गीत के जैसी ये दो लाइनें उसकी हालत को बखूबी बयां कर रही थी। कुछ वक्त बाद आराध्या वक्त के साथ साथ विक्रांत को भूलने और सादगी के साथ फिर से ज़िंदगी जीने की कोशिश करने लगी थी। बेशक शिखा और रीना ने उससे पुणे में हुई बातों के बारे में पूछा था, पर उसने कोई सपना या भ्रम कहकर इस बात को टाल सा दिया था। वह ऐसा बिहेव करती जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर अकेले में उस पर क्या गुजरती यह सिर्फ वही जानती थी। एग्ज़ाम करीब थे और इसलिए आराध्या ने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया। जब वह पढ़कर थक जाती और आंखें बंद करती तो विक्रांत का चेहरा सामने आ जाता। साथ ही उसे याद आता यहाँ आकर उसे कितनी प्रॉब्लम हुई थी विक्रांत के ख्यालों को दूर करने में, और इसलिए ही उसने अधिक टाइम खुद को बिजी रखना शुरू कर दिया। अब कुछ और वक्त बीते, उसके एग्ज़ाम हो गए जो बहुत अच्छे रहे। फिर एक पल को ऐसा आया जब लगने लगा वह विक्रांत को पूरी तरह से भूल गई है। 7 महीने बाद नागपुर रॉयल मेमोरियल हॉस्पिटल आज भी रोज़ की तरह ही प्रतीत हो रहा था, पर आज कुछ तो खास होने वाला था।
डॉक्टर रमेश माथुर को असिस्ट कर रही इंटर्नशिप में आई जूनियर डॉक्टर का दिल जैसे किसी अंदेशा से बेचैन हुआ जा रहा था। डॉक्टर आराध्या सीजर, उन्होंने एक नज़र उसकी तरफ देखते हुए कहा। जी जी डॉक्टर। आराध्या अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हुए उन्हें सीजर पकड़ाते हुए बोल उठी। अब आराध्या ने धीमे से अपना सर झटका और अपना पूरा ध्यान वहाँ चल रहे ऑपरेशन पर लगाने लगी। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन पूरा हो चुका था। सभी डॉक्टर्स के साथ आराध्या भी जैसे ही ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकली, वह मुंह में लगाए मास्क को हटाते हुए खुद में बड़बड़ा उठी। इतने महीने में कितना कुछ बदल चुका है। न जाने कभी हिम्मत ही नहीं हुई पुणे जाने की। खुद में ही एक फीकी मुस्कुराहट लिए वर्षा आज भी कारण जानना चाहती है क्यों मैं वहाँ से आने के बाद उस शहर में वापस नहीं गई। पर मैं कहूँ क्या। खुद कहती हूँ भूल जाऊँ सब, और खुद अनजाने में तुम्हारी यादों में खोती चली जाती हूँ। किसी को पता चल जाए तो कहेगा जिस शख्स ने मुझे समझा नहीं, जिसने मेरे इमोशन से खेला है, क्यों मैं उसे भुला नहीं देती। पर शायद पहली चाहत हो, प्यार हो या क्रश, भूलना आसान नहीं। तभी उसकी नज़र हॉस्पिटल के पास ही लगे मोगरे के फूलों पर चली जाती है और फिर खुद से ही कह उठती है, आज भी इन फूलों को देखती हूँ तुम्हारी याद आने लगती है। काश कभी आंखें खुलें और तुम मेरी नज़रों के सामने आ जाओ। बेशक विक्रांत ने आराध्या के साथ जो भी किया या कहा और दुनिया जो भी सोचे, पर आराध्या इस बात को भुला ही नहीं पाती कि पहला प्यार था वह उसका। आराध्या के आई बाबा ने जब भी चाहा कि वह सेटल हो जाए, वह लोगों से भी मिली, पर वह कभी किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाई। आराध्या हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आ चुकी थी। अब इधर उधर नज़रें घुमाते हुए जैसे ही उसकी नज़र एक बाड़ की तरफ गई कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और वह एकटक वहाँ देखती रही। डॉक्टर आराध्या। आराध्या चौंकते हुए सामने की ओर देखने लगी तो वहीं डॉक्टर सुमन वर्मा आराध्या के चौंकने और उसके चेहरे पर आए पसीने को देख असमंजस में बोल उठी, आप ठीक हैं? हाँ। आराध्या हड़बड़ी से कहते हुए वहाँ से जाने लगी तो यहाँ सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। वह भी यहाँ इंटर्नशिप पर थी और आराध्या से उसकी बातें भी अच्छी होती थीं। आराध्या जब भी उससे मिलती काफ़ी मिलनसार होकर मिलती, पर आज आराध्या का ऐसा व्यवहार उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर इसे हुआ क्या। वहीं आराध्या जैसे ही चैम्बर में पहुंची कि अपनी बढ़ी हुई सांसों पर काबू रखते हुए बोल उठी, विक्रांत यहाँ? वह इतना कमज़ोर कैसे हो गया है और वह पेशेंट वार्ड में क्या कर रहा है? क्या हुआ है उसे? एक तरफ जहाँ आराध्या को विक्रांत की फिक्र सी होने लगी तो वहीं अचानक उसे इस तरह यहाँ देख वह किसी गहरी सोच में पड़ गई। अब वह जैसे ही घर पहुँची कि उसने खुद को संभालते हुए नॉर्मल रखने का फैसला किया, पर वहीं जब उसके मम्मी पापा ने पूछा कि आज का दिन कैसा रहा तो आराध्या के माथे पर आई चिंता की लकीरें देखकर उन्हें भी चिंता सी होने लगी। बेशक उसने उनसे कहा चिंता की कोई बात नहीं, बस थोड़ी थकावट है, पर उनका जी जैसे आज उसकी बातों पर यकीन करने के लिए मान ही नहीं रहा था। वहीं आराध्या रात भर सोचती रही उसे क्या करना चाहिए। वह ऐसे सिचुएशन से भाग नहीं सकती, चीज़ों को टाल नहीं सकती है। और फिर थोड़ी देर को सोचने के बाद उसने कुछ फैसला किया और फिर अगले दिन का इंतज़ार करने लगी। अगला दिन जैसे ही वह हॉस्पिटल पहुंची, वह सीधे डॉक्टर रमेश माथुर के चैम्बर में चली गई। वे यहाँ के सीनियर डॉक्टर थे और सारे पेरेंट्स की फाइल्स उनके पास ही रहती थीं। बोलो। डॉक्टर माथुर उसे देख बोल उठे तो आराध्या सोचने लगी कि वह आखिर इस बारे में पूछे कैसे, और फिर वह आखिरकार हिम्मत जुटाकर पूछ बैठी, एक्चुअली आगे। डॉक्टर माथुर उसके बोलने का वेट करने लगे और जब काफ़ी देर तक उसने कुछ नहीं कहा तो वे बाहर निकलते हुए कह उठे, अगली बार सोच कर आना क्या बोलना है। हॉस्पिटल और मेरा टाइम फिजूल का नहीं है। सॉरी डॉक्टर। इसके बाद और हिम्मत जुटाकर वह कह उठी, एक्चुअली मुझे विक्रांत पाटिल के केस स्टडी की फ़ाइल चाहिए थी। कौन विक्रांत? वार्ड नंबर 13 के पेशेंट। हैंडल कर पाओगी? जी। ओके। एक फ़ाइल निकालते हुए, यह लो, पर याद रखना किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल और आपका टाइम फिजूल का नहीं है।
आराध्या ने अब जैसे ही कहा कि डॉक्टर रमेश माथुर उसे कनखियों से एकटक देखने लगे और उसने अपनी जीभ काटते हुए फाइल पर एकटक देखते हुए अपनी आंखें भींच लीं। तो वहीं डॉक्टर माथुर मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल गए। अब आराध्या जैसे जैसे उस फाइल के पन्ने पलटती जाती, माथे पर आई चिंता की लकीरें बढ़ती जातीं और तभी उस फाइल पर लिखे एक शब्द पर उसकी नज़रें ठहर सी गईं और जैसे उसकी आंखों के कोर भीग से उठे। आराध्या कुछ कहने की हालत में नहीं थी। वर्षा ने जो बताया वह सुनकर वह क्या रिएक्ट करे, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ देर पहले जब उसने अनजान बनते हुए वर्षा से पूछा कि विक्रांत कैसा है, तो पहले तो वह मस्खरी करते हुए बोली, क्या वह कोई शहजादा है जिसके बारे में वह पूछ रही है। यह सुनकर आराध्या को उस समय तो समझ नहीं आया कि वह क्या कहे, पर फिर वह बोल उठी, हाँ, तान्या का शहजादा। तब वर्षा ने गंभीर आवाज़ में बताया, तान्या और विक्रांत का ब्रेकअप हो चुका है। क्यों? आराध्या यह सुनकर चौंक उठी। विक्रांत और तान्या का ब्रेकअप किसी को नहीं पता क्यों हुआ। तान्या ने किसी बिजनेसमैन से एंगेजमेंट कर ली है। विक्रांत किसी को उन दोनों के ब्रेकअप के बाद दिखा तक नहीं कि वह कहाँ है, ना ही आशा आंटी। मैंने कोशिश की थी दादाजी और उसके पापा से पूछने की, पर उन्होंने भी कुछ बताया नहीं। आराध्या की नज़रें उन फाइल्स पर थीं। उसे समझ में आ चुका था कि आखिर तान्या के साथ ब्रेकअप और उसकी फैमिली के चुप रहने की वजह क्या है। थोड़ी देर बाद विक्रांत गहरी नींद में था, पर तभी उसकी आंख खुली और वह आश्चर्य सा सामने देखता रहा। आराध्या डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहने उसे रिपोर्ट पढ़ते सामने दिख सी गई। साथ ही सामने आशा जी भी थीं। ये ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर जी? आराध्या के रिप्लाई देते ही विक्रांत को समझ आ गया कि आशा जी को आराध्या के बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे ठीक ही नहीं होना, विक्रांत ने अपनी नज़र फेरते हुए कहा। तो आराध्या भी कड़क आवाज़ में कह उठी, ऐसे कैसे नहीं होना? आराध्या की आवाज़ में इतनी कड़कपन देख जहाँ विक्रांत हैरान था कि आराध्या ने आज तक उससे इतने कड़कदार आवाज़ में कुछ नहीं कहा। तो वहीं सामने खड़ी नर्स भी आश्चर्य से आराध्या को देखने लगी, क्योंकि आराध्या ने आज तक इस टोन में कभी किसी से बात नहीं की थी। हर बार तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, समझे? आराध्या ने अब जैसे ही कहा कि नर्स और आशा जी को समझ में नहीं आया कि वह ऐसे क्यों बोल रही है, तो वहीं विक्रांत मुंह खोले एकटक उसे देखने लगा। कुछ महीने बाद ख्वाहिश बैंक्वेट हाल की खूबसूरती आज देखते ही बन रही थी, पर हवन कुंड के सामने बैठे विक्रांत की नज़रें जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। चारों तरफ शादी की खुशियाँ इस माहौल को चार चांद लगा रही थीं, पर उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि उसकी हिम्मत अपनी नज़रें उठाकर आसपास देखने की भी नहीं हो रही थी। तभी शादी के मंगल गीत बजने लगे और दुल्हन ने पिंक लहंगा चोली और गोटेदार कढ़ाईदार चुन्नी से सर को ढाके मंडप में प्रवेश किया। अब जैसे ही वह विक्रांत के बगल में जा बैठी, विक्रांत ने हौले से अपनी नज़रें ऊपर उठाते हुए उसे देखा। आराध्या आज महाराष्ट्रियन दुल्हन के रूप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं विक्रांत की नज़रों को खुद पर महसूस कर आराध्या हौले से खुद में सिमट सी गई, तो वहीं उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट भी आ गई। शादी के हर रस्मों के साथ जहाँ दो धड़कनें एक दूजे के संग 7 फेरों के बंधन में बनते चले गए, तो वहीं जब विक्रांत ने अपने नाम का सिंदूर आराध्या के मांग पर लगाया, दोनों की आंखें नम सी हो गईं। कुछ देर बाद विक्रांत की कजिन सिस्टर्स जैसे ही आराध्या को विक्रांत के कमरे में लेकर आईं, स्वाग सेज और सजावट देख उसकी आंखें भर आईं। वह कुछ देर तक तो अपने घुटने मोड़े बेड पर बैठे विक्रांत का इंतजार करती रही, पर जब काफ़ी देर बाद तक वह नहा आया तो हौले से उठकर खिड़की के पास चली गई। आज पूर्णमासी की रात थी। चाँद की खूबसूरती देखते ही बन रही थी और उसमें एक नई दुल्हन का चाँद का दीदार करना जैसे बहुत ही खूबसूरत सा एहसास दे रहा था। चाँद को देखते देखते आराध्या कब खो सी गई, उसे जैसे पता ही नहीं चला। कुछ महीने पहले आराध्या ने डॉक्टर रमेश माथुर से कहकर विक्रांत के मेडिकल केस को अपने हाथ में ले लिया। वह विक्रांत का इस कदर ख्याल रखती कि देखते देखते ही उसने जल्दी ही रिकवर करना शुरू कर दिया था। वह उसका बेहद ख्याल रखती। जहाँ विक्रांत को ऐसा लगता डॉक्टर होने के नाते उसका यह फ़र्ज़ है,
तो वहीं आराध्या विक्रांत को कमज़ोर पड़ने देना नहीं चाहती थी। वह जानती थी वह इस वक्त किस मना स्थिति से गुजर रहा है। एक दिन की बात है, नर्स विक्रांत को दवाई देकर जा चुकी थी। अब वह गहरी नींद में सो रहा था। जब आराध्या ने वार्ड में प्रवेश किया, वह उसकी पल्स चेक कर ही रही थी कि अनायास ही उसकी नज़रें सोते हुए विक्रांत के चेहरे की ओर चली गईं। यह देख कुछ एक मिनट तो वह उसे एकटक देखती रही और फिर ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हुए वहीं पास रखे स्टूल को खींचकर विक्रांत के हाथों को थामे बोल उठी, बेशक तुमने मेरी चाहत का मान नहीं रखा, बेशक मेरे इमोशंस की कदर नहीं की, पर इस वक्त तुम्हें अकेला छोड़ूं यह मुझसे नहीं हो पाएगा। यह मोहब्बत है या इबादत, पर जो तुमसे है वो शायद किसी और से नहीं। यह कहते कहते उसकी आंखों के कोर भीग से गए और कुछ देर बाद वह बाहर चली गई। इधर उसके जाते ही अब विक्रांत ने अपनी आंखें खोलीं और आराध्या के कहे सब उसके संग बिताए पलों को याद कर कब वह भावुक सा हो उठा, जैसे उसे पता ही ना चला। क्यों करती हो इतनी मोहब्बत, जबकि ना तो मैंने तुम्हें कुछ दिया है और अब एक लंबी खामोशी के बाद शायद ही दे पाऊँ। कुछ वक्त बाद विक्रांत डिस्चार्ज होकर घर आ चुका था। अब तक तान्या की शादी भी हो चुकी थी, तो वहीं वर्षा विक्रांत को देखकर बहुत खुश थी। विक्रांत अपने सारे दोस्तों से मिला तथा खुद को व्यस्त रखने के लिए उसने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था। ऐसे ही एक दिन जब वह ऑफिस से घर पहुंचा कि जो खबर उसके कानों में पड़ी, यह सुनकर वह जैसे शॉक्ड ही रह गया। आशा जी ने विक्रांत की शादी तय कर दी थी और उसके दादाजी और पापा जी की तरफ से भी इसके लिए हाँ थी। विक्रांत यह सुनकर तो हैरान था ही, पर लड़की का नाम सुनकर जैसे उसे 440 वाट का करंट ही लग गया, क्योंकि लड़की कोई और नहीं, आराध्या देशमुख थी। उसे आश्चर्य हो रहा था, आखिर आराध्या ने उससे शादी के लिए हाँ क्यों कहा। उसने आराध्या के साथ इतना बुरा किया, उसके इमोशंस के साथ खेला। बेशक आराध्या ने हॉस्पिटल में उसका बहुत ख्याल रखा, उसने उससे पूछा भी था आखिर उसने ऐसा क्यों किया, पर वह चुप ही रही और विक्रांत ने भी आखिरकार यह सोच लिया था कि शायद वह अपने डॉक्टर होने का फ़र्ज़ निभा रही है। फिर ये सब क्यों कर रही है। वह इस तरह से आराध्या की लाइफ ख़राब नहीं कर सकता। पहले ही वह उसे बहुत दुख दे चुका है, पर अब और नहीं। विक्रांत ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा और अपने मम्मी पापा के कमरे में चला गया, जहां उसे आशा जी कपड़े समेटते हुए दिखीं। अरे विक्रांत, कुछ चाहिए क्या बेटा? वे प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोल उठीं। आप यह क्यों कर रही हैं मॉम? क्या? आशा जी एकटक उसे देखते हुए बोल उठीं। मॉम, आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे सब नॉर्मल ही है। क्यों, कुछ एबनॉर्मल है क्या? उनके पूछते ही विक्रांत चिड़चिड़ाते हुए उनसे कह बैठा, आप आराध्या की लाइफ बर्बाद कर रही हैं और पूछ रही हैं कुछ एबनॉर्मल है क्या? जब आपको मेरी कंडीशन पता है तो क्यों उसे इस शादी में धकेल रही हो? विक्रांत का गला ये कहते कहते रुंध चुका था। वर्तमान में आराध्या की नज़रें अब भी चांद पर ठहरी हुई थीं। जब अनायास ही किसी के कदमों की आहट सुन वह चौंक सी उठी। अब उसने जैसे ही अपना सिर घुमाया कि विक्रांत को आकर बेड पर बैठे अपनी तरफ देखते हुए देख उसकी नज़रें भी उस पर रुक सी गईं। अब विक्रांत उठा और उसके पास आते हुए उसके दोनों कंधों को झंझोड़ते हुए बोल उठा, क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर क्यों? सब कुछ जानते हुए भी आग में कूदने चली आईं? क्योंकि मोहब्बत करती हूँ आपसे, आराध्या रुंधे गले से बोल उठी। क्या यही एक वजह है? विक्रांत सवालिया नज़रों से उसे पूछ बैठा। हाँ, यही है वजह। थोड़ा ठहर कर, और जब यही है वजह तो मुझे किसी और वजह की तलाश नहीं, आराध्या दृढ़ता से बोल उठी। अच्छा है, मोहब्बत के नाम पर, मुंह को टेढ़ा करते हुए, तुम शायद मुझे तुम्हारे साथ किए गए बर्ताव के लिए सज़ा देने आई हो, है ना? विक्रांत ये कहकर पीछे मुड़कर अपने हाथों को बांधे खड़ा सा हो गया, तो वहीं आराध्या का दिल किया कि वह उसे गले से लगा ले। आशा जी ने उसे बताया था जो बात विक्रांत और उनके बीच हुई थी, कि विक्रांत को आराध्या की फिक्र है और इसलिए वह शादी के लिए तैयार नहीं था। पर विक्रांत को यह नहीं पता कि उसने ही आशा जी से कहकर अपने और विक्रांत की शादी की बात की थी, क्योंकि वह उसे और गिल्ट में नहीं देख सकती। आराध्या ने खुद को काबू करते हुए कहा,
आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं विक्रांत, पर अब से सच्चाई यही है कि मैं आपकी वाइफ हूँ और आप मेरे हस्बैंड। इतना कहकर वह बेड पर जाकर एक कोने में सो गई। तो वही विक्रांत बस उसे देखता ही रह गया। समय बीतता रहा। शादी को हुए अब हफ्ते बीतने लगे, पर इस दरमियान विक्रांत और आराध्या में ज़्यादा कुछ बातें नहीं होती। इधर विक्रांत ने घर में भी ज़्यादा बोलना बंद कर दिया था। हाँ, वह फिक्र सबकी करता, ख्याल भी रखता, पर अब जताता नहीं था। आज पुणे में बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट जैसे रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आराध्या खिड़की के पास खड़े अपने हथेलियों को खिड़की से बाहर किए हर बूंद को जैसे खुद में भर लेना चाहती थी। विक्रांत भी किसी काम से बाहर गया हुआ था। इधर आराध्या उन बूंदों में कुछ इस तरह खोई हुई थी कि थोड़ी देर बाद विक्रांत कब कमरे में आया जैसे उसे पता ही न चला। विक्रांत के चेहरे को देखकर उसके गुस्से को बखूबी महसूस किया जा सकता था। साथ ही उसकी नज़र इस वक्त आराध्या पर थी जो बारिश की बूंदों में खोई हुई थी। अब जब उसका गुस्सा बेकाबू सा होने लगा तो वह सीधे आराध्या के पास गया और ज़ोरों से उसे गले से लगा लिया। बारिश में खोई आराध्या अचानक हुए विक्रांत के इस व्यवहार को देखकर दंग सी रह गई। तो वहीं जब विक्रांत ने रुंधे गले से कहा, आज मैंने बहुत दिनों बाद तान्या और अनिमेष को देखा। वे दोनों बहुत खुश लग रहे थे। अनिमेष ने तो कुछ बातें भी की, पर तान्या, उसने तो जैसे देख कर भी अनदेखा सा कर दिया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं आराध्या ने विक्रांत को कभी भी इतना इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं देखा था, और इसलिए आज उसे इस हालत में देख वह सिर से उठी और उसके सर को सहलाती रही। अतीत। विक्रांत के सामने वह पल घूम आया जब तान्या और वह बाहर गए थे। गाड़ी विक्रांत ही चला रहा था। सब कुछ ठीक था, पर तभी एक तीखे मोड़ पर गाड़ी चलाते हुए विक्रांत को ख्याल न रहा और ब्रेक लगाते लगाते भी सामने की गाड़ी से सीधी भिड़ंत हो गई। पर समय रहते ही तान्या बाहर कूद गई थी, जिसके कारण उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी। पर जब थोड़ी देर बाद उसने कार में झांका तो विक्रांत उसे लूहलुहान सा दिखाई दिया। खैर, समय के साथ साथ उसके बाहरी घाव तो भर आए, पर जब डॉक्टर्स ने विक्रांत और उसकी फैमिली को बताया कि डॉक्टर, इस घटना के बाद विक्रांत कभी पिता नहीं बन सकता, तो जैसे ये खबर उन पर गिरी किसी गाज से कम न थी। विक्रांत के दादाजी और पापा ने इस बात को गुप्त रखने को कहा, क्योंकि उनका बिजनेस में काफ़ी नाम था और ये बात बाहर आती तो उनके बिजनेस राइवल्स को उनके खिलाफ बातें करने का मौका मिल जाता। इधर वक्त के साथ साथ तान्या भी जैसे विक्रांत से कटती चली गई और आखिर वह दिन भी आ गया जब वह उसे पूरी तरह छोड़कर चली गई। तान्या के जाने के बाद विक्रांत खोया खोया सा रहने लगा। कभी कभी उसे आराध्या का ख्याल भी आता कि क्या उसने उसके साथ बुरा किया था, इसलिए उसे ये सज़ा मिली। उसने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना और लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। अकेलेपन, बेबसी और आराध्या के लिए खुद के व्यवहार से जैसे वह घुटन से भरने लगा था, जिसके कारण दिन पर दिन उसकी तबीयत खराब होती चली गई और अंत में उसे रॉयल मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, जहां आराध्या और वे दोबारा मिले। वर्तमान। थोड़ी देर बाद विक्रांत धीमे से पीछे हटा, पर आज आराध्या ने अपनी नज़रों को ना तो झुकाया और ना ही दूसरी तरफ घुमाया। वह एकटक उनमें देखती रही, जैसे वह उनमें खुद को देखने की कोशिश कर रही हो। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें सिवाय एक झूठे ख्वाब के, क्योंकि मैं तुम्हें, विक्रांत ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि आराध्या भावुकता से बोल उठी। क्या जिस्मों का मेल ही प्रेम है, रूह के मेल का कोई मोल नहीं? विक्रांत के पास जैसे इसका कोई जवाब ही नहीं था। पर फिर वह कह उठा, पर मैंने तुमसे न जाने क्या क्या कहा। तुम्हारी रंगत, इमोशंस को मजाक बना दिया। कभी लोगों को पता चला तो क्या क्या कह जाएं। फिर तुम क्यों कुछ नहीं कहती? क्योंकि आपको एहसास है खुद के किए के लिए, शायद इसलिए। आराध्या विक्रांत के मन में चल रही हर अंतर्द्वंद का जवाब बहुत ही शालीनता से देती गई। शाम का वक्त, बारिश अब भी रुक रुक कर हो रही थी। किचन में काम करती अचानक ही आराध्या के कानों में किसी फावड़े की आवाज़ आई और वह ये देखने के लिए कि बाहर चल क्या रहा है। जैसे ही दौड़ते हुए बगीचे की तरफ आई कि दंग सी रह गई। विक्रांत फावड़े से ज़मीन को खो चुका था
और जगह जगह मोगरे के फूलों की क्यारियाँ भी लगा चुका था। अब वह जैसे ही अगली क्यारी में मोगरे के पौधे को लगा रहा था कि किसी के हाथों के स्पर्श को महसूस कर उसने अपनी नज़रें ऊपर की कि आराध्या को सामने देख वह मुस्कुरा उठा। तो वहीं उसे मुस्कुराता देख आराध्या की आंखें भी नम सी हो गईं। थोड़ी देर बाद जैसे ही वह अंदर जाने को हुई कि विक्रांत ने आगे बढ़ उसके हाथों को थाम लिया और फिर झट से उसे एकदम खुद के करीब खींच लिया। आराध्या की सांसें एकदम से तेज गति से चलने लगीं। विक्रांत अब धीरे धीरे अपने हाथों को उसके चेहरे के करीब ले जाकर उसके चेहरे पर आए लटों को पीछे करने लगा कि आराध्या की पलकें खुद ब खुद झुक गईं और वह मंद मंद मुस्कुरा उठी। क्या कर रहे हैं? आराध्या शर्माते हुए बोल उठी। तुम्हारे चेहरे पर लगे मिट्टी को पोंछ रहा हूँ। क्या? आराध्या ने अपने मुंह को खोले हैरान होकर कहा। कहाँ तो उसने विक्रांत से कुछ रोमांटिक लाइंस की उम्मीद की थी और कहाँ भाई ये क्या कह रहा है। अब आराध्या झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए अपने हाथों को बांधे पीछे मुड़कर खड़ी हो गई कि विक्रांत के हाथों के स्पर्श से वह मोम सी पिघल उठी। साथ ही उसकी आंखों के कोर भीग से गए क्योंकि विक्रांत ने अपने साथ लाए मोगरे के फूलों के गजरे को उसके बालों पर जो सजा दिया था, ऐसा लगा जैसे आज उसके सारे ख्वाब हकीकत बन गए हों। आज मैं बहुत खुश हूँ। आराध्या अपना सर विक्रांत के सर से सटाते हुए बोल उठी। तो वह विक्रांत ने उसे बाहों में उठाकर चारों ओर घुमाते हुए कहा, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने और मुझे जीने की एक नई राह दिखाने के लिए। बुद्धू, अपनों को भी कोई थैंक यू बोलता है क्या? और इसी के साथ दोनों खिलखिला उठे। ऐसा लगा जिस जिंदगानी को मोगरे के फूलों से सुगंधित एहसासों से लिखा गया उसे जीने की मुकम्मल वजह मिल गई हो। कुछ वक्त बाद फैमिली की रजामंदी से आराध्या और विक्रांत ने एक बच्ची, जिसका नाम उन्होंने मानवी रखा, उसे गोद लिया और फिर वे हंसी खुशी रहने लगे। वे मोगरे के फूल भी बड़े हो चुके थे जो उनके जीवन में नई उम्मीद की सुगंधित महक बिखेर रहे थे।